बीजेपी स्वयं अकेले राजस्थान में विधानसभा सीटों में लड़ेगी या किसी अन्य पार्टी के साथ संग मतलब गठबंधन करेंगी? मैं एक बात में विश्वास रखता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उसको सभी क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में अपने दम पर अपने कार्यकर्ता की मजबूती पर खड़ा होना जरूरी है। किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम अपने दम पर अगर मजबूत होंगे तो वैचारिक तौर पर समान विचारधारा के लोगों से गठजोड़ संभव है, मगर ये भविष्य के गर्म है। मैं उस पर आज चर्चा नहीं कर सकता और ना ही मैं कमेंट कर सकता, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आज ये कह पाऊं कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। मगर हम अपने दम पर राजस्थान के अंदर जननायक जनता पार्टी को एक मजबूत फोर्स बनाएंगे। लोगों का विश्वास हमारे से हासिल होगा तो जरूर आने वाले समय में इस पर भी विचार। आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने का मतलब इरादा है? पीछे भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का राजस्थान दौरा था, कई जिलों का दौरा किया और उन्होंने इस बात को खुले तौर पे कहा कि हमने 30 से 35 सीटें चिन्हित करी हैं जिन पर हम आगामी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी। जी, इन 35 सीटों पर मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा बीजेपी का एक मानना है कि राजस्थान में किसी जमाने में रजवाड़ों के राज रहे, डेमोक्रेसी आई, मगर डेमोक्रेसी जो है वो किसान कमेरे की कभी ताकत नहीं बन पाई। हम जननायक जनता पार्टी के माध्यम से ये चाबी किसान और कमेरे के हाथ में देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम पहले दौर में ही सरकार अपने दम पर बनाकर सरकार बना लेंगे, हासिल कर लेंगे, मगर मैं ये विश्वास जरूर दिलाता हूं कि हालात परिस्थितियां ऐसी बनाने में हम कामयाब जरूर होंगे कि चाबी के सहारे एक किसान को, एक कमेरे वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री हमारा देखने का जो सपना है उसको हम पूरा करें। सर, राजस्थान में करीब 30+ सीटें ऐसी है जहां भाजपा कभी खाता नहीं खोल पाई या एक या दो बार ही जीती है, तो ये क्या 35 सीटें वो हो सकती है या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समानांतर हम आपके निकटतम प्रदेश में बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं और ऐसे मुद्दे अगर मैं आपको बताऊं, लोकल नौजवान के लिए अपने क्षेत्र में उसका हिस्सा आरक्षित करना एक क्रांतिकारी कदम जो दुष्यंत जी ने अपनाया और आपको हैरानी होगी 50% रिजर्वेशन पंचायतों में महिला को पहली बार हिंदुस्तान की किसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने दिया है। 50% हिस्सा। हम एक दौर से गुजर रहे थे जब हम देखते थे कि पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन 30% रिजर्वेशन की लड़ाई कितने लंबे समय से चल रही है। वहीं दुष्यंत जी ने 50% देकर के महिलाओं के लिए एक नई लॉ जलाने का काम किया है। वहां पर जो फूड एंड सप्लाईज के डिपो हैं उसमें 33% महिला के लिए आरक्षित किया। बैकवर्ड समाज को पंचायतों के अंदर 8% हिस्सा पहली बार किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया। ऐसे ही जैसा मैंने ई लाइब्रेरीज का जिक्र किया, किसानों के लिए, क्योंकि हरियाणा में आपको पता है मंडी सिस्टम है, आपके यहाँ उतना इफेक्टिव नहीं है। आपको हैरानी होगी कि बिचौलिया सिस्टम खत्म किया। पहले आड़ती के किसान को जाना पड़ता था आड़ती के यहाँ, क्योंकि उसका भुगतान आड़ती के माध्यम से होता था। दुष्यंत जी ने उसको खत्म कर करके किसान का पैसा 72 घंटे में उसका भुगतान उसके खाते में सीधा करने का फैसला लिया। ऐसे बहुत ही क्रांतिकारी कदम हमने बीजेपी के साथ मिलकर के हरियाणा में उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां पर भी अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो आने वाले समय में हम मिलकर काम करेंगे। किसान कमेरों की बात आपकी पार्टी कर रही है, क्या राजस्थान में, हालांकि हरियाणा में तो नहीं हो पाया, क्या राजस्थान में किसानों को उनकी उपज के मूल्य निर्धारण का हक मिल पाएगा? आपको हैरानी होगी कि हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है, जब पीछे किसान आंदोलन चला तो गर्म हवा के थपेड़े सबसे ज्यादा हमें ही लगा करते। लोग ये कहते थे कि बीजेपी के साथ आप खड़े। दुष्यंत जी ने एक बात कही थी कि चौधरी देवीलाल का खून जब तक मेरी रगों में है
और गर्म होकर के दौड़ेगा। मैं एमएसपी को और मंडी को खत्म नहीं होने दूंगा। आज हमें खुशी होती है कि हरियाणा में 17 फसलों पर एमएसपी मिल रहा है। राजस्थान के लोग भी हरियाणा में आकर अपनी फसलें एमएसपी पर बेच रहे हैं, जो महकमा दुष्यंत जी के अधीन आता है। आपने जो प्रश्न उठाया, हम इस बात के पक्षधर हैं कि यहाँ के किसानों को भी उनका उपज पर पूरा भुगतान या डेढ़ा भुगतान मिले, जिसके लिए लंबे समय से किसान आंदोलित हैं। सिफारिशें जो लागू नहीं हो पाई, उनको राजस्थान में भी हम पूरी तरह लागू करें, ये हमारा मुद्दा रहेगा, ये हमारे मैनिफेस्टो। सर, किसान वर्ग के बाद में जो राजस्थान में सबसे बड़ा जो युवा वर्ग है, और जो राजस्थान में मतलब जो 70% जो भर्तियां हैं, सब में फर्जीवाड़ा हुआ है, सब में पेपर लीक हुए हैं। ये बड़ा मुद्दा है। सर, तो आपकी सरकार मतलब या जैसे आपके 2 MLA हैं, 10 हैं, 15 या 30 हैं, आपका मेन युवाओं के लिए आपका क्या मोटिव रहेगा? आपका क्या है मतलब प्रोपोजल? सबसे बड़ा मुद्दा है। पीछे मैं पृथ्वी जी के साथ हम यहाँ पे पीछे आंदोलित थे, कभी डॉक्टर्स थे, कभी कोई और, उन पे हम शामिल हुए। और क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मैं राजस्थान का दौरा कई बार कर चुका हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा है आपके यहाँ जो एग्जामिनेशंस में और युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज में जो फर्जीवाड़ा है, इसके लिए पारदर्शिता और वो विश्वास युवा में पैदा करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर वो विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि मैं हैंडबॉल का अध्यक्ष हूं आज देश का, आपको हैरानी होगी कि कई बार ये सुनने में आता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे कुछ खिलाड़ी नौकरी पा लेते हैं और कुछ रह जाते हैं जो लायक। मैं खुद बहुत नजदीक से राजस्थान की इन दिक्कतों को देखता हूं और इसको बड़ा मुद्दा बनाकर हम अगले चुनाव में जाएंगे और युवाओं का विश्वास। खिलाड़ी आंदोलनरत हैं, उस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? हम खिलाड़ियों के साथ हैं, रेसलर्स के साथ हैं, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं। उनकी चिंता को, उनकी परेशानियों को जानते हैं और उचित कार्रवाई के लिए अब हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस ठीक फैसला करेगी, ठीक कार्रवाई करेगी। माननीय अमित शाह जी ने भी उनको विश्वास दिलाया है कि इस पर ठीक कार्रवाई होगी और मेरे हिसाब से कुछ हद तक खिलाड़ी सेटिस्फाइड भी हुए। लेकिन सर, ओलंपिक मेडलिस्ट जो देश के नामी मतलब खिलाड़ी हैं, वो 1.5 महीने, पौने 2 महीने तक लगातार इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है। और जो दिल्ली में घटना हुई, जिसके सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सारी तस्वीरें देखी, तो उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और कतई ही जिसने राष्ट्र की शान तिरंगे को ऊंचा फहराया हो, उसको पैरों तले रोक देना, ये हमारी कहीं ना कहीं देश के लिए कलंकित करने वाली तस्वीर थी और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने भी, जो भी इसके जिम्मेवार हैं, उनके अभी जो चुनाव में जो उथल पुथल हो रही है, उसमें महरिया जी के परिवार से कभी कांग्रेस से रहे, कभी बीजेपी से रहे, अब कुछ ही अंतराल में अब आप बीजेपी से गठबंधन कर रहे हैं, तो ये जनता में मैसेज जा रहा है कि चक्कर क्या है? ऐसा है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। प्रजातांत्रिक प्रणाली में किसी को भी कहीं किसी के साथ जाने का अधिकार है। अब यूं तो आप कहेंगे मेरे सगे चाचा भी दूसरी पार्टी में हैं, ये तो कोई बात नहीं हो। मेरे दादा जो हैं वो तीसरी पार्टी में हैं, जो मेरे दादा के सगे भाई हैं वो मंत्री हैं आज हरियाणा की सरकार में, वो तीसरी पार्टी में है। जो मेरे चाचा हैं डवाली से विधायक हैं, वो चौथी पार्टी में है। आपको हैरानी होगी, हमारे चौटाला गांव के ही 6 विधायक हैं 90 की सीटों। तो ये कोई बात नहीं, ये कोई विषय नहीं है। परिवार के अलग लोगों के अलग राजनीतिक मत हो सकती है, सोच हो सकती है, और यही तो हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है कि ये आपका अधिकार है कि जहां आपका विश्वास हो वहां पर आप जाएं और उस हिस्से को, उस पक्ष को मजबूत। ठीक है सर। थैंक यू।